लीजिए सुनिए आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास बगुला के पंख का भाग 37 मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। राधे मोहन की पत्नी एक अल्पशिक्षित कच्ची उम्र की लड़की थी। सज धज कर रहने की वो शौकीन थी। राधे मोहन ने यद्यपि बहुत डींग मारी थी कि वो जुगनू की कविता पर लट्टू है। वास्तव में न वो इस बात को समझती थी कि कविता किस चिड़िया का नाम है, न उसे कविता से कोई दिलचस्पी ही थी। जुगनू से भी उसका कोई आकर्षण न था। राधे मोहन ने जो समा बांधा था वो हवाई ही था, या कहना चाहिए उसका गधापन था। अलबत्ता ये बात अवश्य थी कि वो स्त्री राधे मोहन की अभावपूर्ण गृहस्थी में संतुष्ट न थी। वो एक शौकीन मिजाज स्त्री थी और सज धज कर सैर सपाटा करने, सिनेमा देखने और खुशगप्पियां लड़ाने में रुचि रखती थी, जिसका यहाँ राधे मोहन की गृहस्थी में प्रायः अभाव ही था। दावत की तैयारी दोनों ने मिलकर खूब ठाठदार की। राधे मोहन रसोई घर में खुद ही पिल पड़ा था। कहना चाहिए वो एक जनखा सा आदमी था। उस दिन उसने स्कूल से छुट्टी ले ली थी और तमाम दिन दोनों कच्चे पति पत्नी उस भंगी के बच्चे की दावत की तैयारी इस तरह कर रहे थे जैसे कोई मिनिस्टर ही उनके घर आ रहा हो। जुगनू अपने साथ एक कैमरा भी खरीद लाया था। कैमरा कीमती था और उसने राधे मोहन के लिए ही खरीदा था। राधे मोहन ने कैमरा देखकर कहा, चीज तो उम्दा मालूम पड़ती है, नई भी है। कितने में सौदा हुआ? दे देंगे जो कीमत ठीक समझेंगे। सस्ता ही मिल जाएगा। वो आदमी गरजमंद है, अभी तुम इससे काम लो। राधे मोहन कैमरे का इस्तेमाल करना बिल्कुल ही नहीं जानता था, परंतु उसने बड़े चाव से कैमरा ले लिया। कब कीमत देनी पड़ेगी इस बात की भी उसने ज्यादा परवाह न की। खाना पीना देर तक होता रहा। राधे मोहन की स्त्री का नाम गोमती था। वो मुंशी जी के सामने नहीं आई, पर्दे में ही रही। खाने पीने से फारिग होने पर मुंशी ने जरा रंगीनी से कहा, भाई ये क्या बात है, भाभी साहिबा पर्दे ही में रहेंगी? तुम तो कहते थे वे मेरी कविता पसंद करती हैं। जरूर करती हैं, कल से 50 बार 100 बार कह चुकी हैं। इतना कहकर उसने रसोई घर की ओर मुंह करके कहा, भाई इधर आओ, मुंशी साहब से कैसा पर्दा, ये तो घर के ही आदमी हैं। पर उस स्त्री ने पर्दे ही में से जुगनू की प्यासी आंखों को भांप लिया था। आंखों के उन भावों को जिन्हें स्त्रियां तुरंत समझ लेती हैं। समझ लेने में उसे क्षण भर की देर न लगी। उसने राधे मोहन के आवाहन का कोई उत्तर नहीं दिया। बाहर वो नहीं आई। राधे मोहन ने समझा उसकी बड़ी हेठी हुई। औरत ने हुक्म नहीं माना। तैश में आकर वो भीतर गया। दबे कंठ से भर्त्सना की, ऊंच नीच समझाया। बहुत बड़ा आदमी है मुंशी, हर किसी के घर नहीं जाता, हम उससे फायदा उठाएंगे। इस तरह पर्दे में रहना जंगली प्रथा है। आजकल की पढ़ी लिखी स्त्रियां पर्दा नहीं करती। पर्दा करने वाली स्त्रियां जाहिल होती हैं। यही राधे मोहन के उपदेश का सार था। परंतु गोमती इस सारगर्भित भाषण से भी प्रभावित नहीं हुई। उसने कहा, बड़े आदमी हैं तो अपने घर के होंगे, हमें क्या, उनके सामने जाने की क्या जरूरत है? मैं कहता हूं तुम एकदम जाहिल हो, गंवार। खैर जैसी हूं वैसी ही तो रहूंगी। लेकिन मैंने उससे कहा है कि तुम उसकी कविता पसंद करती हो। मैं कविता विता क्या जानूं? अरे मूर्खे, मैंने तो तेरी तारीफ ही की थी। अब तू यहां पर्दे में बैठी रहेगी तो मेरी भद्द न होगी। मैं पराए मर्द के सामने क्यों जाऊं? भद्द होगी तो हो जाए। तो क्या बाघ है, तुझे खा जाएगा? बाघ हो या गीदड़, मैं नहीं जाती बस। कहीं मैं तुझे धुनकर न रख दूं, सुनती नहीं है? मारो फिर, वे भी देख लें तुम्हारी बहादुरी। मैं कहता हूं जरा कपड़े बदल कर आ जाओ। आजकल तो सब पढ़ी लिखी स्त्रियां लोगों से मिलती जुलती हैं, सभा सोसाइटी में जाती हैं। जाती होंगी, मैं नहीं जाती। मैंने उससे तुम्हारी कितनी तारीफ की थी, सोचो तो कितनी किरकिरी होगी। अच्छी जबरदस्ती है, मुझे तो उनके सामने आते शर्म लगती है। वो तो बहुत भला आदमी है, बड़े बड़े लोग उससे मिलने आते हैं। होगा, मुझे तो वो कोई लफंगा सा लगता है। मैं तेरे हाथ जोड़ता हूं, बस जरा देर को चली चल। वो आसमानी साड़ी पहन लेना और बालों को जरा ठीक कर लेना। गोमती चुप हो गई, पर गुस्से से उसके होठ फूल रहे थे। कुछ रुककर राधे मोहन ने कहा, आती हो? मेरी जान मत खाओ, आते हैं, जरा कपड़े तो बदल लेने दो। अच्छी मुसीबत है, मुस्टंडों को खाना बनाकर खिलाओ, फिर सामने आकर हाजिरी भी दो। राधे मोहन कृत्य हो गया। वो अपनी सुंदरी नवोढ़ा पत्नी की झांकी जुगनू को कराने के लिए आतुर हो रहा था।
जब वो बाहर बैठक में आया तो जुगनू ने कहा, अच्छा अब मैं चलूंगा। भाभी साहिबा को बहुत बहुत धन्यवाद देना। धन्यवाद अब आप ही दे दिला लीजिए, वो आ रही है। अच्छी बात है। हकीकत तो ये है, ऐसा अच्छा खाना मैंने बहुत दिन से नहीं खाया। भाई राधे मोहन, तुम हो बड़ी खुशकिस्मत, बड़ी अच्छी बीवी पाई है। यही तो बात थी जिसे राधे मोहन सुनना चाहता था। उसने हंसकर कहा, अफसोस यही है कि मैं उसके योग्य नहीं हूं। असल में तो उसे किसी राजा नवाब के घर जाना चाहिए था। इसी समय गोमती आधा घूंघट निकाले धीरे धीरे वहां आई। जुगनू ने खड़े होकर कहा, नमस्ते भाभी जी। खाना तो आपने ऐसा खिलाया कि तबीयत होती है कि अब मांग कर फिर निमंत्रण लूं। बहुत दिन से ऐसा स्वादिष्ट खाना नहीं खाया था। राधा मोहन ने बीच ही में उत्साहित होकर कहा, मूंग की दाल का हलवा तो इनके जैसा कोई बना ही नहीं सकता। वाकई लाजवाब था। भाभी अब आप कब बुला रही हैं मुझे हलवा खाने को? जब चाहे आइए। गोमती ने जरा शर्माते हुए मुस्कुराकर कहा, अच्छी बात है, जब चाहूंगा तभी आ जाऊंगा। लेकिन भाई राधे मोहन, तुम तो जानते ही हो, मेरे पीछे ये म्यूनिसिपैलिटी का बड़ा बवाल लगा है। पलक मारने की फुर्सत नहीं मिलती। गोमती ने भी चुप बैठना ठीक नहीं समझा। उसने कहा, आप उन्हें नहीं लाए? जुगनू ठहाका मारकर हंस दिया। राधे मोहन ने तनिक रसिकता से कहा, अभी मुंशी जी का ब्याह कहाँ हुआ है? गोमती को ये कुछ अजीब सा लगा। इतनी उम्र तक कुंवारा रहना उसकी दृष्टि में अजीब सी बात थी, परंतु उसने कुछ जवाब नहीं दिया। तनिक मुस्कुराकर रह गई। आधा सा घूंघट, लाज से जड़ी भूत शरीर, अविकसित बुद्धि, अलहड़ सा व्यवहार, गदराया हुआ उभारदार यौवन, ये सब देखकर जुगनू की वासना भड़क उठी। मूर्ख राधे मोहन की उपस्थिति उसे नगण्य सी लगी। उसे ऐसा प्रतीत हुआ ये आरक्षित माल है और अनायास ही इसका गफ्फा बनाया जा सकता है। उसने प्यासी चितवनों से गोमती को देखा। एक बार गोमती की नजर मिली और वो और भी लाज से सिकुड़ गई। जुगनू की वो नजर उसे अच्छी नहीं लगी, परंतु राधे मोहन का इधर ध्यान ही न था। उसने कहा, मुंशी जी, अब आप अपनी कोई कविता तो सुनाइए। भाभी जी कहें तो सुना सकता हूं। उसने फिर वैसी ही नजरों से गोमती की ओर देखा, पर गोमती ने कोई जवाब नहीं दिया। वो नीची नजर किए बैठी रही। राधे मोहन ने कहा, अरे भाई जरा कह दो। गोमती का मन वहां से भागने को हो रहा था। वास्तव में वो एक असंस्कृत और एक शौकीन प्रकृति की स्त्री तो थी, पर उसका चरित्र निर्मल था। एक प्रकार से उसे भोली स्त्री कहा जा सकता था। निस्संदेह परिस्थितिवश ऐसी स्त्रियां आसान शिकार बन जाती हैं, परंतु इस समय तक भी गोमती का मन विकार रहित था और आज जुगनू की नजरें उसे असह्य और अप्रिय प्रतीत हो रही थीं। पति के अनुरोध पर भी उसने मुंह नहीं खोला। हकीकत ये थी कि कविता के संबंध में उसे कुछ भी अभिरुचि नहीं थी। जुगनू ने कहा, अच्छा तो मैं अब चला। भाभी मेरी कविता नहीं सुनना चाहते, है ना यही बात? राधे मोहन ने क्रुद्ध दृष्टि से पत्नी की ओर देखा। पति की वो नजर देखकर उसने कुंठित होकर आहिस्ता से कहा, सुनाइए। जुगनू ने बेहुदा सी गजल पूरे हाव भाव से पढ़ी। वो इस समय एक उच्छृंखल लोफर की भांति उत्तेजित हो रहा था। उसकी आंखों में वासना की आग भड़क रही थी। राधे मोहन की उपस्थिति की तनिक भी परवाह बिना किए गोमती को अभिप्रेत बनाकर उसने कुछ शेर ऐसे भद्दे इशारों के साथ पढ़े कि गोमती को गुस्सा आ गया। यद्यपि वो उन शेरों का, गजल का पूरा अर्थ नहीं समझ सकी थी, फिर भी ऐसी गजलें उसके लिए सर्वथा ही अज्ञात और अपरिचित न थीं। अशिक्षित स्त्रियों में ऐसी इश्कियां गजलें प्रायः गाने का रिवाज है। ब्याह शादियों में स्त्रियां निधड़क इससे भी अधिक नंगी गजलें गाती हैं, जिनके बहुत कम भाव वे समझ पाते हैं। परंतु पुरुष के मुंह से संपूर्ण वासना की उत्तेजना से भरपूर चेष्टाओं सहित ऐसे शेर सुनने का गोमती को ये प्रथम अवसर ही था। उन अटपटे शब्दों को कुछ समझ और कुछ न समझकर, परंतु जुगनू की वासना और लिप्सा को पूर्ण रूप से समझकर गोमती को क्रोध हो आया। परंतु जुगनू को इसकी परवाह न थी। वो पूरी मस्ती से अपनी गजल प्रभावशाली लहजे में झूम झूम कर पढ़ रहा था और राधे मोहन खूब नाटकीय ढंग से प्रसन्नता और अपनी रसिकता प्रकट कर रहा था। गजल समाप्त करके जुगनू ने कहा, शायद भाभी को पसंद नहीं आई। राधे मोहन ने पत्नी की ओर देखते हुए कहा, वाह वाह, बहुत अच्छी है आपकी कविता। परंतु जुगनू इस समय गोमती की उस खामोशी से जरा कुंठित हो रहा था जो उसने अपने पति के छिछोरेपन और वाचालता के मुकाबले में धारण की थी। यद्यपि वो जान गया था कि वो एक भोली भाली मूर्ख स्त्री है, पर उसने देखा कि वो अपने पति से अधिक मूर्ख नहीं है।
आत्मचेतना की यत्किंचित भावना उसमें है। गोमती की खामोशी ने जुगनू को अप्रतिभ कर दिया। राधे मोहन ने भी अपनी पत्नी की नाराजगी को भांप लिया, पर उसे देखा अनदेखा कर वो हंसने और जुगनू की कविता की तारीफों के पुल बांधने लगा। एकाएक गोमती ने दबे हुए क्रुद्ध स्वर में कहा, चुप भी रहो ना, बिना बात इतना क्यों हंस रहे हो? राधे मोहन की हंसी और वाचालता एकदम गायब हो गई। उसने अपना सिर झुका लिया और अपने होठ इस प्रकार फुला लिए जैसे बच्चा डांट खाने पर फुला लेता है। जुगनू ने एक बार छिपी नजर से गोमती की ओर देखा, पर इस बार गोमती उस नजर से एकदम क्रुद्ध होकर उठकर तेजी से घर के भीतर चली गई। राधे मोहन और जुगनू दोनों अप्रतिभ हो गए। दोनों ही एक दूसरे को देखने का साहस न कर सके। जुगनू अपनी झेप मिटाने को यूं ही गुनगुनाने लगा, पर राधे मोहन पत्नी की इस हरकत पर अत्यंत लज्जित सा हो रहा था। इसी समय जुगनू ये कहकर चल खड़ा हुआ, अच्छा भाई, अब मैं चला। चलते चलते उसने एक बार घर के भीतर फिर नजर डाली और पूरी बेहयाई के साथ जरा उच्च स्वर में कहा, नमस्ते भाभी जी, और चल दिया। अभी आप सुन रहे थे आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास बगुला के पंख का भाग 37, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।